हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 to 13 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो इस चैप्टर की कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गई है उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ तक कि जितने चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट question. A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 cm, carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? तो हमें पता है अगर ये एक coil है, इसमें 100 turns हैं, ऐसे 100 turns हैं, तो number of turns कितने हो गए? 100। इसके अंदर जो करंट मूव कर रहा है, हम अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं, तो जो करंट है वो कितना है? करंट इज I 0.40 एम्पियर। हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, उसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी सीख रखी है ना। बायोट-सावर्ट लॉ का स्पेशल लॉ था, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हमने डायरेक्शन की बात नहीं पूछी है, सिर्फ उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड ले रही हूँ एंड वेक्टर मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या निकला था हमारा रिजल्ट? म्यू नॉट NI बाय 2A, वेयर A क्या था आपका? रेडियस है ना, वेयर A इज रेडियस ऑफ द लूप या फिर रेडियस ऑफ द कॉइल, यही था, ठीक है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। B इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 100 कितना है आपका न्यूटन, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 इंटू I is 0.40 divided by 2 and what is radius 8 centimeter. That can be written in the form of meters 0.08. अब हम इनसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 2s 8 एंड 2 2s 4, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। यू कैन राइट 3.1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, तो 4 हम वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, टेस्ला। ये आ गया आपका आंसर। तो ये आपको निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर इतना करंट जा रहा है, हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर जो वायर से दूर है। तो हमने ऐसे से कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना। क्या पढ़ा हुआ है हमने? जो एक स्ट्रेट वायर होती है, मान लो ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो 35 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर, इससे 20 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो हमने ये पढ़ रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमने एक बायोट-सावर्ट लॉ का हमने एक केस पढ़ा था, तो जिसके अंदर हमने इसका क्या लेते हैं, एक तरीके से सर्कमफ्रेंस, और एक स्ट्रेट वायर के लिए बायोट-सावर्ट लॉ को मॉडिफाई करके क्या फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास? B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ये भी हमने कर रखा है, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है? I गिवन है, रेडियस ऑफ द लूप इज ऑलरेडी गिवन, ये भी गिवन है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो पुट कर देते हैं। अगेन म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I इज 35 एम्पियर डिवाइड में 2 पाई, ठीक है,
3.14 भी ले सकता है। वैसे यहाँ पर क्या है 35 है, तो मैं क्या ले लेती हूँ 22/7 ले लेती हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। ठीक है, तो 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड वैसे अगर आप 3.14 भी लोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंटू आर, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर्स में लाना तो 0.20 मीटर्स हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर आ जाएगा 100। ठीक है, ओके। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 4 पाई था, है ना, और यहाँ पर भी पाई था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पाई ही लिख देती हूँ सो दैट कैंसिल हो जाए, कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास ये 0 से ये 0 कैंसिल, एंड 2 2 ज़ा 4, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पर 35 इंटू 10⁻⁻7 और साथ में यहाँ पे बच गया एक 10। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻1, तो ये हो गया 10 प्लस कर देंगे तो -6 हो जाएगा। तो हमें तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम पॉइंट्स में लेकर आते हैं, है ना, ज़्यादा हमें फिजिक्स में लगता है, हमारे आंसर्स में पॉइंट्स में आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 3.5 करेंगे तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा -5 एंड यूनिट इज टेस्ला। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी बतानी है और हमें यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं। अगेन एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो करंट है इट कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं, ये होती है ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ये रहा नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो यहाँ पे बतानी ईस्ट 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर इस पॉइंट पे बतानी है, हमें पी पॉइंट पे बतानी है। तो अगेन एक तो स्ट्रेट वायर है, तो सबसे पहले स्ट्रेट वायर का ही हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज B इक्वल्स टू μ0I अपॉन में 2πr। पहले तो यही लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4π10⁻⁻7 μ0 की वैल्यू, I इज कितना, I जा रहा है 50 एम्पियर, डिवाइड में 2 अगेन पाई इंटू आर। व्हाट इज ए आर, 2.5, पॉइंट हटा देंगे 0 लग जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, इसको से कैंसिल कर दिया 2 पे, इसको से कैंसिल कर दिया 20 पे, तो ये हो गया 40 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, जिसको हम एक 0 और ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 टेस्ला। तो ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें क्या बताना है, अभी हमें उसकी क्या बतानी है, मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन बतानी है हमें। तो डायरेक्शन के लिए अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होती तो हम कैसे बताते हैं कि अगर ये स्ट्रेट वायर है तो जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है तो उस डायरेक्शन में हम ऐसे थंब को रखते हैं और जहाँ पे हमारी फिंगर्स रैप हो रही होती हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रहा, है ना, ये रहा। और अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी। तो देखो ये रहा नीचे की तरफ, दिस इज नॉर्थ टू साउथ, और ये रही इस तरीके से जा रही है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, ये देखो ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है ना, ये नीचे और ये ऊपर, तो वर्टिकली अपवर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पर ऐसे वर्टिकली अपवर्ड आएगी।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. What is the magnitude and the direction of a magnetic field due to current 1.5 मीटर below the line. ठीक है, अगेन अब हम डायरेक्शंस पहले लिख देते हैं. एक ये है, ये होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब जो एक ओवरहेड पावर लाइन है वहां पे करंट 90 एम्पियर का जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट. इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट. कितना? 90 एम्पियर का जा रहा है. हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन. लाइन के नीचे 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ पे इस पी पॉइंट पे बतानी है कि क्या मैग्नीट्यूड है और क्या ही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. अगेन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर. तो 4 pi 10 raised to power minus 7. Current is 90 ampere. 2 pi. Now what is radius? 1.5. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, इसको से कैंसिल कर दिया 2, इसको हटा दिया, ऊपर 0 लग गया. 15 6 जा 90. ठीक है, अब ये हो गया 120 इंटू 10 raised to power minus 7. ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज 2 zeros और ले जाते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 10 raised to power minus 5 टेस्ला. तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब देखो, अब करंट इधर जा रहा है तो ये रहा करंट. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ऐसी है, ये डायरेक्शन है. यहाँ रखेंगे, कर्ल कहाँ करेंगे? ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे कर्ल करेंगे. तो कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर? ये ऐसे, ये ऐसे. कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ की डायरेक्शन आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स साउथ. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला. तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक वायर पे कितना लग रहा होगा अगर उसके अंदर करंट 8 एम्पियर का जा रहा है और ये वायर 30 डिग्री का एंगल बना रही है जहां मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन के साथ. तो हमें क्या पता है? हम लोगों ने ऐसे देख रखा कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस साइड है. ठीक है, जो वायर है मान लो वो कुछ इस साइड है, सच दैट वो कितना एंगल बना रही है? मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, और इसके अंदर जो करंट है वो कितना जा रहा है? 8 एम्पियर का करंट जा रहा है. तो अब हम यही सब चीज़ें लिख देते हैं कि हमें करंट दे रखा है 8 एम्पियर का. ठीक है, जो एंगल है यानी कि थीटा जो है वो कितना है? 30 डिग्री है. राइट, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 0.5 टेस्ला. तो हम यहाँ पे वेक्टर से लगा रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्शंस नहीं भूल रखी है. ठीक है, तो हम सिंपल क्या निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है. फोर्स क्या होता है? I B साइन थीटा. ये भी हमने मैग्नीट्यूड ही लिया, लेकिन हमें ये तो टोटल फोर्स होता है वायर पे. हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना, तो यानी कि लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा? इधर आके ऐसे डिवाइड. तो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं ऐसे स्मॉल f से लिख देती हूँ. ये आ गया आपके पास I B साइन थीटा. ठीक है, नाउ व्हाट इज I? वैल्यूज पुट कर देते हैं. I इज 8 एम्पियर. ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? 0.15. नाउ साइन थीटा, साइन 30 डिग्री. साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है. तो ये हो गया 8 0.15 इंटू 1/2. तो ये आ जाएगा 4. 5 से कैंसिल कर देते हैं. 5 3 एंड 5. फिर से ये आ जाएगा, ये 3 2 6 5 10 विच इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन पर मीटर. तो देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर.
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? तो हमें पता है सबसे पहले कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है और वो हमें दे रखा है 0.27, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, अगर मान लो हम इस साइड लेते हैं, अगर ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने सोलेनॉइड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि सोलेनॉइड के इस तरीके से परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है, आप ये छोटी सी कंसीडर करोगे कि अंदर की तरफ हमने छोटी सी रखी हुई है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब यहाँ पर करंट है, ठीक है, ये वायर हो गई 3 सेंटीमीटर की और इसमें करंट कितना है, 10 एम्पियर का करंट है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इनके बीच की जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें अगेन मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या होगा कि अगर एक ऐसा कंडक्टर जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका फोर्स क्या आता है, ILB sin थीटा। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ तो निकालना नहीं है, तो हमें यहाँ पर डिवाइड बाय L करने की कोई जरूरत नहीं है, L यहीं पर ही रहेगा। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू जो जो है वो हम लिख देते हैं। करंट कितना है इस वायर में, 10 एम्पियर का है। L कितनी लेंथ है, 3 सेंटीमीटर। दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मीटर, 0.03 मीटर्स। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, 0.27 into sin थीटा। हेयर थीटा कितना है, हेयर थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 90, ठीक है। sin 90 इज 1, बाकी सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये पॉइंट हटा देंगे 100, पॉइंट हटा देंगे 100, ये हो गया 1, ये जीरोस कैंसिल, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 0.81, ठीक है। सॉरी 3 जीरो है, 3 जीरोस आएंगे, तो 0.081 और इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे फोर्स है तो हमने यहाँ पर न्यूटन लगाया। लास्ट क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट लेंथ थी तो न्यूटन पर मीटर आया था, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। वैसे तो हमसे यहाँ पे कोई उन्होंने डायरेक्शन पूछी नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगाते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। कि जिस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं ना, फादर मदर चाइल्ड, है ना। तो एक बार मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। दिस इज फादर मदर एंड चाइल्ड। तो हम क्या करते हैं, दिस इज फॉर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। तो पहले ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ जा रहा है आपका, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दोबारा से देख लिए, यहाँ पे करंट, ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारा फोर्स कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आर 2 long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बोला है कि ऐसे 2 वायर्स हैं, स्ट्रेट पैरेलल वायर्स हैं, ये A वायर है, ये B वायर है। ए वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो 8 एम्पियर का जा रहा है और जो बी वायर है उसके अंदर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। हमें बताना है एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। मतलब हमें नहीं पता इस वायर की कितनी लेंथ है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इतने से पोर्शन के लिए यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए हमें बताना है कि इस पे एस्टिमेट द फोर्स, इतने से पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे,
है ना। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, राइट। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के बाद हम जितना भी फोर्स आया होगा उसको हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये जैसे कि डिपेंड करता है कि हमने क्या ले रखा है। हमने अगर मीटर ले रखा है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर ये टोटल फोर्स है, ठीक है, एंड दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और यहाँ आ जाता है, ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अब मुझे निकालना है कि फोर्स जो है वो 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे कितना आएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई द लेंथ, है ना। ये देखो, ये हो जाएगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्स जो इतनी सी लेंथ ऑफ वायर पे लग रहा है, ठीक है। एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। और दो वायर स्पेशली जब सेम डायरेक्शन में होती है तो हमें पता है कि कौन सा होता है, पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो हमें तो ये इतना पता है, और हमने दो पैरेलल वायर्स के लिए हमने निकाल रखा था, क्या निकलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, ये देख रखा है हमने, है ना। नाउ व्हाट इज म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और करंट जो फर्स्ट वायर में जितना जा रहा है, करंट सेकेंड वायर में जितना जा रहा है, डिवाइड में 2 पाई, और r मतलब कितना उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज 4। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। एक मिनट, यहाँ 4 सेंटीमीटर है ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, मीटर्स में। तो 10⁻⁻² लगा देते हैं साथ में, ठीक है। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया 4, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁵। फर्दर इट कैन बी रिटन एज, ये भी इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, बिकॉज ये क्या निकाली है हमने, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है कि 1 मीटर में कितनी चाहिए, पर मीटर की बात हो रही है ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, फोर्स तो 10 मीटर में लग रहा है, तो F टोटल F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ L कितना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हेयर L इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको मीटर्स में लिख सकते हैं, दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे, लिख देंगे इसको, फोर्स कितना आया है 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू लेंथ कितनी है 0.1, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, एक और ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये आ जाएगा टोटल फोर्स जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ के ऊपर लग रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid near its center. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने सोलेनॉइड के लिए निकाली थी वो बहुत ही सिंपल थी, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई, है ना। एंड जब नंबर ऑफ टर्न्स आएगा तो हम इसको n से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस हमें ये फाइंड करना है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारे को पता है, ठीक है, 8 एम्पियर उसके अंदर करंट जा रहा है, ठीक है। बट हमारा अब मेन एम क्या है, मेन एम हमारा ये कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है उसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। तो अब इस चीज को ध्यान से समझिए। इन्होंने बोला है कि जैसे कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है, तो ये हो गया सोलेनॉइड। अब इसके ऊपर ना 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स हैं। तो जो सोलेनॉइड है वो इतना लॉन्ग है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसके ऊपर 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स हैं। तो पहले एक वाइंड कर दिया, 1 लेयर हो गई, फिर वापस ऐसे 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 से लेकर 2 लेयर हो गई, फिर ऐसे ऐसे रैप करते करते 3, फिर रैप करते 4, फिर रैप करते 5। तो हमने ऐसी लेयर्स बनाई हैं 5, और एक लेयर के अंदर हमने कितनी टर्न्स दी हैं, 400 टर्न्स दी हैं, ठीक है।
तो हमने इसी डाटा से ना हमने n निकालना है। n क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है आपके पास n। अब यूनिट लेंथ क्या होती है? यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में कितनी है। तो हम सबसे पहले ना टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल लेंगे कि टर्न्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टर्न्स इन वन लेयर, एक लेयर में टर्न कितनी है इन वन लेयर 400, ठीक है, एक टर्न हो गई, फिर दूसरी टर्न, फिर तीसरी टर्न, तो टर्न्स इन 5 लेयर्स कितनी हो गई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 2000 टर्न्स हो गई इसके। तो भी 200 लेयर्स जो हैं, सॉरी 2000 टर्न्स जो हैं वो कौन से टर्न्स हैं, ये इस तरीके से 400 1 लेयर, 400 2 लेयर, ऐसे 400 कर करके ऐसे प्रॉपर कितनी टर्न्स हो गई हैं इसके ऊपर 2000 टर्न्स हो गई हैं। लेकिन हमें ये क्या आया है आपके पास, ये आया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड में लेंथ। अब लेंथ है कितनी इसकी 80 सेंटीमीटर, तो निकाल लेते हैं 2000 डिवाइड में 80 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स, 0.80 मीटर्स, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 zeros और, इससे कैंसिल किया। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 500, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, है ना, पर मीटर। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, क्लियर है। अब हम सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो अगेन म्यू नॉट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एंड व्हाट इज आई, कितना करंट है इसके अंदर 8 एम्पियर्स का, 8 एम्पियर्स, और एन हमने कितना निकाला है 2500, तो 2500, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 8 पाई, 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 100, साथ में 2 zeros इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर, ये हो गया 4 और ये हो गया साथ में -7, तो ये हो गया -3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2, जीरोस को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगी टेस्ला। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4.8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली and normal to the plane of the coil, make an angle of 30 degree with the direction of the uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of the torque experienced by the coil? तो जो एक स्क्वायर कॉइल है ना, ये है एक स्क्वायर कॉइल, इसमें 20 टर्न्स है, ये एक टर्न, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 20 टर्न्स हैं, ठीक है। तो n हो गया आपके पास 20 और एक जो साइड है उसकी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर की साइड है, ओके। कितना करंट है उसके अंदर 12 एम्पियर का करंट है। इसको हमने ना वर्टिकली रख रखा है, नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, 30 डिग्री एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल, मान लो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो एंगल बना रही है, मान लो इस तरीके से, और जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कॉइल, ये एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है 30 डिग्री बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है कितना 0.80 टेस्ला। आपको टॉर्क निकालना है। ऑब्वियसली अगर इसके अंदर भी करंट है और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो अब एक ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिससे ये रोटेट करने लग जाएगी, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या NIBA साइन थीटा, है ना, ये पढ़ रखा है हमने फॉर्मूला। तो n क्या नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें, I करंट गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है ना। व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है
हमें साइड देखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो साइड इज 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर लगा लो। तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और थीटा, थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। टर्न्स करंट मैग्नेटिक फील्ड एरिया इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2, इसको से कैंसिल कर दिया, 10 आ गया, ठीक है। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, ये है आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, दैट इज रेसिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, ठीक है, एन आपको कितना दे रखा है, ओके, एरिया आपको दे रखा है एंड आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। सिमिलरली सेकेंड कॉइल में आपको रेसिस्टेंस, टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, ठीक है, तो 2 मीटर्स के लिए जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके आइडेंटिकल है, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट्स आपके। डिटरमाइन द रेशियो, नंबर 1 करंट सेंसिटिविटी आपको निकालनी है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, उसके बाद उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स है, आई थिंक मैं लिखना भूल गई, ठीक है, 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमें गैल्वेनोमीटर्स के अंदर हमने करंट सेंसिटिविटी भी पढ़ रखी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पढ़ रखी है। क्या पढ़ी थी हमने, करंट सेंसिटिविटी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था, NBA अपॉन में K, वेयर K स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन अपॉन में I, ये तो हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी, NBA बाय K। फिर हमने पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा था वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, ठीक है, जिसको हमने फर्दर लिख लिया था कि डिफ्लेक्शन अपॉन में V इक्वल्स टू एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पे हमने लिख दिया था IR विच इज इक्वल टू NBA अपॉन में K और साथ में R, क्योंकि ये तो वही हो गया ना, ऊपर वाली क्वांटिटी सारी की सारी, नीचे आ गए सिर्फ R, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इनका रेशो चाहिए, राइट, वेरी सिंपल, हमें तो रेशो चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, हम करंट सेंसिटिविटी का रेशो निकालेंगे M2 एंड M1 करके, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ A के लिए, दैट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 डिवाइड में करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, N1 B1 A1 बाय K डिवाइड में N2, सॉरी 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 2, यहाँ पे 1 B1 A1 बाय K। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो K से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी की वैल्यू पुट कर देते हैं, N2 B2 एंड A2, ठीक है, डिवाइड में N1 B1 एंड A1, N1 B1 और A1, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3। ये तो A2 था ना, A2 था 1.8, गलती से लिख दिया, आगे 1.8, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया 2 पे, ये इससे कैंसिल हो गया 2 पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 7 सा एंड 6 5 सा, 7/5, 7/5 क्या आ गया, इसका रेशो आ गया, और यू कैन राइट इट एज 1.4। तो ये आ गया करंट सेंसिटिविटी का रेशो। सिमिलरली अगर हमें चाहिए यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी हमने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे। तो अब ये हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी
ऑफ M2 डिवाइड में वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा N2 B2 A2 बाई K R2 डिवाइड में M1 N1 B1 A1 बाई K R1। अब K से K अगेन कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ये बचेगा। अब ये R1 है ना, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्या बनेगा, N2 B2 A2 और R1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा N1 B1 A1 और R2 इसके साथ आ जाएगा। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। N2 B2 A2 एंड R1 इज 10 डिवाइड में N1 B1 A1 एंड R2 इज 14, ठीक है। अब कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल, ये 2 पे जा रहा था, ये 2 पे जा रहा था, 2 से कैंसिल पहले ही हो रहा था, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 14 यानी कि सारा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रेशियो आया वो कितना आया है आपका, 1 आया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G where 1 G equals to 10⁻⁻4 Tesla is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁻6 meter per second normal to the field. Explain why the path of electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. तो एक चैम्बर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हमने एक इलेक्ट्रॉन को ना इतनी स्पीड के साथ इसके अंदर नॉर्मल भेजा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली, इसको हमने इसके ऐसे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रॉन भेजा। अब जैसे हमने इसको अंदर भेजा, ठीक है, अब ये जो है ना एक सर्कल वाला पाथ फॉलो करने लग जाता है, ऐसे सर्कल में घूमने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में क्यों घूमता है, और अगर सर्कल में घूम रहा है तो आपने उसका क्या बताना है, रेडियस बताना है, इसका रेडियस बताना है आपने, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल हम भेजते हैं, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर पाथ कैसे लेता है। तो एज वी नो, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल जहाँ होगा एंड दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो मान लो एक तरीके से जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे नॉर्मली ऊपर से भेजा, तो ये हो गया, ये तो फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, इधर। तो जैसे ये जाने लगा तो ये इधर यहाँ जा रहा था, फोर्स इसको लेके आया सेंटर की तरफ, फिर ये ऐसे टर्न हो गया, फिर इसको फोर्स ऐसे लेके आया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर इसको फोर्स ऐसे, फिर ये इधर की तरफ, ये फोर्स ऐसे। तो हर डायरेक्शन में उसको फोर्स कहाँ लग रहा था, इनवर्ड की तरफ लग रहा था, ठीक है। और वो जैसे जैसे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है तो उधर की जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसे जा रहा था, लेकिन जो फोर्स लग रहा था हर डायरेक्शन पे फोर्स लग के वो ऐसे से एक सर्कल वाले पाथ में घूमने लग गया। तो हम कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। तो फोर्स जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता रहता है उसको कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो कैसे मूव करने लग जाता है, एक सर्कल में मूव करने लग जाता है, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली सो इट्स पाथ टू इट्स पाथ, ठीक है। दिस फोर्स कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पाथ एंड मेक इट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका रेडियस। तो अब हम इसको कैसे बनाएं कि एक तो सर्कल में मूव कर रहा है और एक इसको मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो यानी कि दोनों ही फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी दोनों मिलकर वर्क कर रही हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इक्वल होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही तो वो गोल गोल घूम पा रहा है ना। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो घूम पा रहा है अंदर की तरफ, और वो फोर्स क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है और वो घूम पा रहा है।
और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के, जो अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स में तो आर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके फॉर्मूले में रेडियस नहीं होता, तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स में mv²/r आता है। तो हमें इसको फॉर्मूले पुट करके वहां से हम क्या निकालेंगे? r निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे? QVB साइन थीटा, ये हो गया आपका क्या? मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज mv²/r। नाउ व्हाट इज Q? यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार्ज, तो इसको हम E मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ v² था, ये एक v कैंसिल हो गया, एक v बच गया यहाँ पर, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड साइन। अब जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया mv/r। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, तो ये हो गया EB इज इक्वल टू mv/r। हमें रेडियस चाहिए तो r इधर आ जाएगा, mv/EB। Now let's put the values. This is m is the mass or mass of electron, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, that is 9.1 into 10⁻31। वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, स्पीड है ना, दिस इज 4.8 into 10⁻6 डिवाइड में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है 1.5 into 10⁻19 एंड मैग्नेटिक फील्ड की आपको दे रखी है 6.5 इंटू टेस्ला में हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट द रेडियस इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10⁻² मीटर्स, और ये हटा के 4.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इतने से ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा? 4.2 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चन 11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो जो हमने क्वेश्चन 11 किया है उस क्वेश्चन के अंदर अब आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है रेवोल्यूशन की, यानी कि एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले तो वो लिख देते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का 6.5, जो भी चीज़ें हमें दे रखी थी पहले वाली 11th क्वेश्चन में हम वो पहले यहाँ पे सारी मेंशन कर देते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपको दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एंड वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सब लिखते हैं। रेडियस दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मीटर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, ठीक है, न्यू। नाउ फ्रीक्वेंसी, अब हमें क्या बतानी है फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि कितने चक्कर लगा रहा है ना, कितने चक्कर लगा रहा है, यानी कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू 2πν, ठीक है। अब वेलोसिटी का इसके साथ क्या कनेक्शन होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और वेलोसिटी का क्या कनेक्शन होता है? तो हमने देख रखा है कि वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है r ओमेगा के, है ना, r ओमेगा के। ये सब चीज़ें हमने नोट कर ली, ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यानी कि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स है और वो घूम भी रहा है, ठीक है, एक सर्कल में घूम रहा है, यानी कि उसके सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है ना। अगर एक वो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो घूम किसकी वजह से रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो अंदर की तरफ लग रहा है, और अंदर की तरफ क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इक्वल है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के।
ठीक है। तो अब यहाँ से उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर क्या लेगा, ई वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है दोनों क्या होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऐसे रहेगी 90 डिग्री पर, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम ई वी बी एंड साइन 90 इज 1 एंड सेंट्रीपिटल क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियस, ठीक है। अब एक बी से एक बी क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया ई बी और ये हो गया एम वी बाय आर, ठीक है। अब वेलोसिटी का हमने कनेक्शन निकाल रखा है आर ओमेगा के साथ, हमें घूम के कहाँ आना है, हमें फ्रिक्वेंसी पे घूम के आना है ना। अच्छा, तो इसका हमने रिलेशन निकाल रखा है, तो एम वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आर ओमेगा बाय आर, आर से आर कैंसिल। अब ओमेगा की वैल्यू भी क्या है आपके पास, एम ओमेगा आ गया, ठीक है। ई बी इक्वल्स टू एम ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 पाई एम, ये कांस्टेंट नीचे ले जाए और ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। अब ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, बी भी है, चार्ज भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज दे रखे, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.5 टू 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन सबको जब हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, विच कैन फर्दर बी रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 18 मेगा हर्ट्ज, ये आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। उसने पूछा है कि क्या आपका आंसर जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो क्या फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के अंदर कहीं भी स्पीड आई है इलेक्ट्रॉन की, v आया कहीं पर, नहीं आया, तो नो, हमारा आंसर स्पीड के ऊपर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला. The magnetic field lines are making an angle of 60 degree with the normal to the coil and calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो हमें इस बार काउंटर टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये काउंटर टॉर्क का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले ये बात समझिए, हमने एक कॉइल ली है, ठीक है। एक कॉइल को हमने, सर्कुलर कॉइल है, चूड़ी जैसी कॉइल है, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसी एक एंगल पे रख दिया है, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल पे हमने रख दिया उसको। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई कॉइल है जिसको हमने ऐसे 60 डिग्री पे ऐसे हमने इसको ऐसे रख दिया है, जो एंगल बना रही है कुछ ऐसे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसको हमने हैंग कर दिया है। अब जैसे इसको मैंने हैंग कर दिया है, अब जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर कॉइल क्या कर जाएगी, टर्न कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी अपनी तरफ से, है ना। अब देखो, अगर मेरे हाथ में कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी रस्सी है, मान लो, अगर मैं उसको ऊपर से बांध देती हूँ और उसको ऐसे मैं घुमाती हूँ और छोड़ दूँ तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। वापस अपनी जगह पे जब वो आती है उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर टॉर्क कहते हैं। जो हमने अप्लाई किया, डिफ्लेक्ट करने के लिए अप्लाई किया, दैट इज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। जब वो छोड़ दिया, अपने आप वापस आई, उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर टॉर्क कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि जो अप्लाई हुआ है दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। और अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर टॉर्क कहेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, तो यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा इक्वल किसके होता है, काउंटर टॉर्क के इक्वल होता है। जैसे कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर आप चल रहे हो, ठीक है, तो चल रहे हो, एक तो आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और बैकवर्ड फोर्स भी तो लगता है ना, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं, तभी आप चल पाते हो। तो एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। सेम यहाँ पर भी होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, काउंटर टॉर्क के इक्वल होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं और सेम फॉर्मूला रहेगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रहेगा वही काउंटर टॉर्क का रहेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला
हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क हमें निकालना है, ठीक है। तो काउंटर टॉर्क किसके इक्वल होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, वही एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। तो ये हो जाएगा काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, NIAB साइन थीटा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 30 टर्न्स है। कितना उसके अंदर करंट जा रहा है, 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। एंड रेडियस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, है ना। तो इसका रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक सर्कुलर है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर तो 0.08 इंटू 0.08 इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1 टेस्ला, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 60, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसको हम करेंगे आगे फर्दर कैलकुलेट, 30 इंटू 6 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 8 8 64 इंटू 10 की पावर -4, साइन 60 √3/2, √3 की होती है 1.73, डिवाइड में हम 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.866 अप्रॉक्सीमेटली। इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास आएगा 3.1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा काउंटर टॉर्क। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए, फर्स्ट पार्ट में जो भी थी, वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोज द सेम एरिया, ऑल अदर पर्टिकुलर्स आर ऑल्सो अनअल्टर्ड। यानी कि वो कह रहे हैं कि प्लेनर कॉइल, पहले हमने कॉइल ऐसी ली थी कि एक बैंगल की शेप की, ठीक है, एक बैंगल वाली जो अंदर से खाली थी। अब हमने प्लेनर कॉइल लिया, प्लेनर मतलब कि एकदम बिल्कुल प्लेन, जो अंदर से क्या है एक जैसे शीट होती है, ठीक है। तो क्या आपका आंसर चेंज होगा, सिंपल सी बात है ना, कोई आंसर चेंज होने की क्या जरूरत है, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, बाकी सब तो सब चीजें तो सेम ही है। सो हम लिखेंगे नो, द आंसर वुड नॉट चेंज बिकॉज द अबव फॉर्मूला फॉर द टॉर्क इज ट्रू फॉर द प्लेनर लूप ऑफ एनी शेप। अब इसके अंदर क्या है, एनी शेप। अब आप देख सकते हो इसके अंदर ये थोड़ी लिखा हुआ है कि अंदर से होलो होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए, करंट होना चाहिए उसके कॉइल के अंदर, एरिया वही है क्योंकि रेडियस वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, उनके बीच में एंगल भी वही है। तो हम लिखेंगे नहीं भाई, जो ये जो फॉर्मूला है वो प्लेनर लूप के लिए भी सेम है, ठीक है। तो यही, और किसी भी शेप के लिए, चाहे वो स्क्वायर वाली शेप हो, लास्ट में आपने क्वेश्चन देखा था इसी एक्सरसाइज में कि हमने एक स्क्वायर वाली शेप के लिए भी यही फॉर्मूला लगाया था, चाहे एक रेक्टेंगुलर हो चाहे एक सर्कुलर हो, ठीक है। तो ये वाला ही फॉर्मूला लगता है। तो हम लिखेंगे नो, देयर वुड नॉट बी एनी चेंज, क्योंकि ये फॉर्मूला प्लेनर लूप के लिए भी होता है और सभी शेप के लिए एप्लीकेबल है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।